Hello students, this is our fourth lecture of mass spectroscopy. In this lecture we will discuss what are the applications of mass spectrometry. हमने जो पिछले 3 लेक्चर्स में पढ़ा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो क्या पढ़ा है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किस फिनोमिना पे वर्क करती है, किस तरह की प्रोसेस होती है, और थर्ड हमने पढ़ा कि आइसोटोप का क्या इफेक्ट होगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, या फिर मास स्पेक्ट्रम में आइसोटोप का क्या इफेक्ट होगा। ओके, और जो ये आज का हमारा ये वाला लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें हम सारी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, जितने भी एप्लीकेशन है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ आइसोटोप ऑन द अपीयरेंस ऑफ ए मास स्पेक्ट्रम। ये जो टॉपिक है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थर्ड लेक्चर में। ये एप्लीकेशन का भी पार्ट है और इसको हमारे सिलेबस में एज इट इज दिया हुआ भी है एक टॉपिक की तरह। तो हमने ये इफेक्ट ऑफ आइसोटोप ऑन द अपीयरेंस ऑफ ए मास स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन। Third one is determination of molecular weight, and fourth one is evolution of heat of sublimation, and fifth one is fingerprint application. तो ये सब एप्लीकेशंस हमने पढ़नी है इस चैप्टर की, जो कि है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो है अपनी स्टडी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन की रेट को हम मास स्पेक्ट्रम से कैसे स्टडी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इस टॉपिक इज स्टडी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन क्या होती है भाई, जैसे कि देखो एग्जांपल लो, आपके पास एक एल्कोहल है, एल्कोहल की जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाते हो तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो हमें ये पता करना होता है कि जो एस्टर वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई है, वो एल्कोहल से आई है या कार्बोक्सिलिक एसिड से आई है। तो हम ये सब फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन को लेबल कर देते हैं और फिर देखते हैं कि जो एक्सचेंज की हुई ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देखिए, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे एल्कोहल के साथ, ये R ले लो और इसको हम R डैश ले सकते हैं। तो आपको पता है कि एस्टर आपको मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि जो ये वाली ऑक्सीजन है एस्टर की, ये ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड से आई है या फिर ये कहाँ से आई है, एल्कोहल से। तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सचेंज रिएक्शंस की रेट को पढ़ते हैं, और एक्सचेंज रिएक्शन की रेट को हम मास स्पेक्ट्रम से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रम से कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि मास स्पेक्ट्रम से हम आइसोटोप्स को स्टडी कर सकते हैं, और आपको ये भी पता है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप एग्जिस्ट करता है जो कि O18 होता है। अगर हम किसी एक ऑक्सीजन को लेबल कर दें O18 से, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है एस्टर की, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली है या फिर अल्कोहल वाली। ओके, तो कैसे करते हैं लेबल, कैसे रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट करते हैं, ये सब हम अपने इस लेक्चर में समझेंगे। देखते हैं टॉपिक में क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सचेंज और लेबल्ड स्टार्टिंग मटेरियल इज एग्जामिन्ड फॉर आइसोटोप कंटेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टू ऑब्टेन द रेट ऑफ एक्सचेंज। हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ एक्सचेंज को फाइंड आउट करने के लिए आइसोटोप की कंटेंट को टाइम के रिलेटिव प्लॉट करते हैं, और वहां से हम फाइंड आउट करते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन। ओके, द प्रोडक्ट और स्टार्टिंग मटेरियल कैन बी degraded to a gaseous material containing the label and isotopic ratio obtained from the mass spectrum।
हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा और साथ में जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, उन सबको हम गैसियस मटेरियल में डिग्रेड करेंगे, जिसके अंदर लेबल किया हुआ एटम भी होगा, और फिर हम उसका मास स्पेक्ट्रम डिटरमाइन कर लेंगे। मास स्पेक्ट्रम से फिर हम उनका आइसोटोपिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। आइसोटोपिक रेशियो फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर लेबल किया हुआ मतलब स्पेक्ट्रा हमें मिला है। ओके, सो द लोकेशन एंड अमाउंट ऑफ लेबल इनकॉर्पोरेटेड डिड्यूस्ड फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ द चेंज इन स्पेक्ट्रम ऑफ वेरियस फ्रेगमेंट्स। हम क्या करेंगे फिर, जो भी हमारा, एक तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, जो भी हमारी रिएक्शन थी उस रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल था और जो भी हमें प्रोडक्ट मिला है उन सब का मास स्पेक्ट्रम हमने डिटरमाइन कर लिया। फिर हम बिल्कुल उसके पैरेलल एक ऐसे ही रिएक्शन पिक्चर तैयार करेंगे जहाँ पे हम लेबल किया हुआ ऑक्सीजन लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लेबल्ड प्रोडक्ट है और जो लेबल्ड हमारा रिएक्टेंट था उन सब का भी हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम जो लेबल किया हुआ जो एटम है वो कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रम को एनालाइज करेंगे। by determining which process by determining which peaks in the spectrum changes on incorporation of the isotope, one can determine which part of a molecule have undergo exchange। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि आइसोटोप के इनकॉर्पोरेशन के बाद कौन सी पीक में चेंज आया है, तो हम क्या बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल के कौन से हिस्से में एक्सचेंज हुआ है। So, for example, in the reaction of methanol, reaction किसकी है, मिथेनॉल की। In the reaction of methanol with benzoic acid, it has been shown by a tracer study involving mass spectra analysis that the ester oxygen in the product comes from methanol। हमने क्या किया, हमने मिथेनॉल की रिएक्शन करवाई है, किसके साथ करवाई है, बेंजोइक एसिड के साथ। जब बेंजोइक एसिड ने मिथेनॉल के साथ रिएक्शन की तो हमें बेंजोइट एस्टर मिलेगा जो कि ये वाला होगा। तो हमें ये कैसे पता चला कि जो ये वाली ऑक्सीजन है ये कहाँ से आई है, इस ऑक्सीजन को पता करने के लिए कि ऑक्सीजन बेंजोइक एसिड से है या फिर ये ऑक्सीजन अल्कोहल से है, हमने अल्कोहल की मिथेनॉल की ऑक्सीजन को लेबल कर दिया O18 से। और जब हमने स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया और स्पेक्ट्रा को एनालाइज किया तो हमें मिला कि जो ये ऑक्सीजन है एस्टर में, ये ऑक्सीजन ये कहाँ से इनकॉर्पोरेट हुई, कहाँ से आई है, ये मिथेनॉल से आई है, ये हमें लेबल्ड ऑक्सीजन मिली। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कौन मॉलिक्यूल के कौन से पार्ट में रिएक्शन हुई है, कौन से पार्ट का एक्सचेंज हुआ है, ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी हमने इफेक्ट ऑफ आइसोटोप को इन्वॉल्व किया है, मास स्पेक्ट्रम पे इफेक्ट ऑफ आइसोटोप क्या होता है। ऐसे ही हम एक और एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक्सचेंज रिएक्शन है बोरोन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड बोरोन के किसी अदर हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको कंपाउंड मिलता है कुछ इस टाइप के। इक्विलिब्रियम में ये एग्जिस्ट करते रहते हैं। हमने कुछ इस टाइप की बोरोन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन ली है। ये सब रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे कि मास स्पेक्ट्रम से कैसे हम इनके एक्सचेंज को स्टडी कर सकते हैं। ये अपनी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बोरोन फ्लोराइड मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर आपका अगेन 2BX3 मिलेगा। अगेन डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड जो बोरोन का हैलाइड है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ।
फिर से जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो होगा R2BF प्लस BX3। ओके, तो ये प्रोसेस है जिसमें BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड रिएक्शन करता है डिफरेंट हैलाइड्स ऑफ ब्रोमीन के साथ। तो एक में हमने क्या लिया, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बोरोन के साथ रिएक्शन करा दी, फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड हमने बोरोन के हैलाइड्स लिए उनके सबके साथ रिएक्शन कराई है। नाउ द फ्रेगमेंट्स कोरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्ट वर ऑब्टेन, although only starting material were recovered on the attempted separations। हमने क्या किया, हमने ये सारी रिएक्शंस करवाई, जो पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा, ये सारे रिएक्शन करवाई। रिएक्शन कराने के बाद हमने जितने भी फ्रेगमेंट्स मिले उन फ्रेगमेंट्स का हमने स्पेक्ट्रा डिटरमाइन किया। तो हमें मिला, जब हमने स्टार्टिंग मटेरियल वगैरह को जब हमने रिकवर करने की कोशिश की तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिल गया। तो हमें ये पता चला कि जो ये सारी रिएक्शंस होती हैं ये सब रिएक्शंस एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के थ्रू होती हैं, और वो इंटरमीडिएट कुछ 4 सेंटर्ड मॉलिक्यूल इस टाइप का होता है जिसमें एक बोरोन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 सेंटर्ड होता है। ठीक है, अगर रिएक्शन इस इंटरमीडिएट के थ्रू होती है तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाती हैं। अदरवाइज क्या होगा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अल्काइल ग्रुप्स वर एक्सचेंज्ड इन द रिएक्शन 2BX2 plus 2BF3 3BR 3BF2 plus 2BX3। हमें क्या करना है कि जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में ये पता करना है कि एक्सचेंज हुआ है या नहीं, अल्काइल ग्रुप का एक्सचेंज हुआ है या नहीं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए हमने जो BF3 लिया है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, उस बोरोन ट्राइफ्लोराइड को इनरिच कर दिया बोरोन के आइसोटोप B10 के साथ। B10 के साथ इनरिचमेंट करने के बाद क्या होगा, the absence of enrichment of B10 in fragments in the mass spectrum containing alkyl vinyl group conclude that neither alkyl nor vinyl groups were exchanged under condition where RBX2 species were stable। तो हमें ये पता करना था कि जो रिएक्शन हुई है RBX2 की BF3 के साथ और प्रोडक्ट जो हमें मिला है RBF2, क्या इस रिएक्शन में R का एक्सचेंज हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने BF3 को इनरिच कर दिया B10 के साथ। फिर हमें जो स्पेक्ट्रा मिला उस स्पेक्ट्रा के अंदर B10 के कोरिस्पोंडिंग कोई भी फ्रेगमेंट नहीं मिला, जिससे हमने एक्सप्लेन किया कि इस रिएक्शन में ना ही किसी अल्काइल विनाइल ग्रुप का एक्सचेंज हुआ है। ओके, तो ये क्या था कि इसमें हमने ये पढ़ा कि रेट ऑफ एक्सचेंज रिएक्शन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रम से। तो हमने पढ़ा कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रम से। कैसे करेंगे, आइसोटोप से लेबलिंग के थ्रू करेंगे। आइसोटोप को कैसे स्टडी करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। बिल्कुल सिमिलर वे में हम आइसोटोप को ही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर भी।